गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10 के अध्याय दूसरे मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम का जो अंतिम पार्ट है वो पढ़ेंगे। आज हमारा जो मानव तंत्र पार्ट है वो लास्ट क्लास का होगा, उसकी लास्ट कक्षा होगी। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। कल आपने जो अंतिम टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था, आपने समझा था जनन तंत्र। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा नर जनन तंत्र। हेडिंग लगा लीजिए आप, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। ये नर जनन तंत्र होता क्या है? देखिए, अगर नर जनन तंत्र के बारे में बात की जाए तो इसका मैं आपके सामने एक चित्र दिखाता हूं, देखिएगा नर जनन तंत्र का। यह रहा, बड़ा कर देता हूं, आप देख लीजिएगा, बाद में हटा देंगे इसको। ये देखिए, इसमें सबसे ऊपर यहां पर क्या है? देखिए, ये शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका। उसके नीचे देखिए ये यहाँ पर है शिशन, उसके फिर यहाँ पर है मूत्र मार्ग, फिर ये आ गई आपकी शिरानुखंड। क्या आ गई? शिरानुखंड। और अगर आप इधर देख के वापस तो आ गई ये शुक्राणु, फिर ये आ गया मूत्राशय, ये आपका आ गया प्रोटेट ग्रंथि, और ये आ गया अधिवृक्क, और ये वर्षकण कीप। ये क्या है आपका चित्र? मानव नर जनन तंत्र। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में, जो इसके मुख्य अंग है, एक तो होते हैं प्राथमिक लैंगिक और दूसरे होते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। तो पहले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। हेडिंग लगा लीजिएगा आप, नर जनन तंत्र में पहला प्राथमिक लैंगिक अंग। इसमें देखिएगा होता क्या है, इनकी परिभाषा देख लीजिए कि ये वे छोटे अंग होते हैं जो या तो लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों को निर्माण करते हैं। किसका? लैंगिक कोशिकाओं का। लैंगिक कोशिका यानी कि वे छोटे अंग होते हैं जो या तो लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं या फिर किसका? युग्मकों का। किसका? युग्मकों का। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि वह छोटे अंग जो या तो लैंगिक कोशिकाओं या फिर युग्मकों का निर्माण करते हैं तथा साथ ही साथ कुछ हार्मोनों का स्त्रावन करते हैं। किसका? हार्मोनों का। हार्मोनों का स्त्रावन करते हैं। वे क्या कहलाते हैं? आपके अंग जनन अंग कहलाते हैं। क्या? अंग जनद। अंग जनद। अगर इसके बाद हम बात करें तो नर में जनद वर्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्षण। क्या नाम होता है उनका? वर्षण। वर्षण यानी कि जो नर में ये जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं? वर्षण कहलाते हैं। तथा नर जनन कोशिका क्या किसका निर्माण करती है? शुक्राणुओं का। किसका निर्माण? शुक्राणुओं का निर्माण।
शुक्राणुओं का निर्माण। अब अगर इसको आप एक बार वापस समझे या नोट्स लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि ये वे छोटे अंग होते हैं जो या तो किसका निर्माण करते हैं, लैंगिक कोशिकाओं का या फिर युग्मकों का निर्माण करते हैं, तथा साथ ही साथ किसका स्त्रावण करते हैं, हार्मोनों का स्त्रावण करते हैं, जो क्या कहलाते हैं, अंगजनन। क्या कहलाते हैं, अंगजनन। और नर में जो ये जनन अंग है वो क्या कहलाते हैं, आपके वर्षण कहलाते हैं। तथा नर जनन अंग क्या किसका निर्माण करते हैं, या नर जनन कोशिका किसका निर्माण करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ये वो अपना प्राथमिक लैंगिक जनन। अगर दूसरे बिंदु पर बात की जाए तो अपना आता है द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग। इसके बारे में अगर देखा जाए कि ये द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं, तो इनमें आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि प्राथमिक लैंगिक के अंग के अतिरिक्त या इनके अलावा जो भी जनन तंत्र में कार्य करते हैं अंग, वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक जनन अंग या द्वितीयक लैंगिक अंग। अर्थात प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जो भी अंग जनन तंत्र में कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग। तो द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में अगर पहली बात करें तो पहला आता है अपना वर्षण कोश। क्या आता है, वर्षण कोश। क्या आता है, वर्षण कोश। अब अगर वर्षण कोश के बारे में बात की जाए, ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, देखिए शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण हेतु शरीर के तापमान कम आवश्यकता होती है। वर्षण कोश तापमान नियंत्रण यंत्र के तौर पर कार्य करते हैं। अगर इस बात को आपको समझना है, द्वितीयक लैंगिक अंग का जो पहला है वर्षण कोश, उसको समझना है तो इधर देखिए होता क्या है अपने कि अगर शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण करना है, किसका निर्माण, शुक्राणुओं का। किसका निर्माण, शुक्राणुओं का। तो जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो क्या होना चाहिए अपना, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब तापमान है वो कम रखने का कार्य कौन करते हैं, वो करते हैं वर्षण कोश। कौन करते हैं, वर्षण कोश। तो वर्षण कोश का कार्य क्या हो गया कि शरीर में शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना या कम करना किसका कार्य होता है, वर्षण कोश का। दूसरा आता है अपना शुक्रवाहिनी। क्या आती है, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। अब शुक्रवाहिनी के बारे में अगर बात करें तो इनका जो मुख्य कार्य है वो होता है जो शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। किसका निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण। अब इन शुक्राणुओं को कहाँ पहुंचाना, शुक्राशय में। कहाँ पहुंचाना, शुक्राशय में। ये किसका कार्य होता है, अपना शुक्रवाहिनी का। अर्थात शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, शुक्रवाहिनी करती है। अब आता है आपका शुक्राशय। क्या आता है, शुक्राशय। क्या आता है, शुक्राशय। अगर शुक्राशय की बात की जाए तो आपको बताया था कि शुक्रवाहिनी वो क्या करती है, शुक्राणुओं को कहाँ पहुंचाती है, शुक्राशय में। अब अगर हम बात करें शुक्राशय के बारे में तो ये क्या होता है कि शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं का संग्रह करने के लिए एक थैली जैसी संरचना होती है जिसको क्या कहा जाता है, शुक्राशय। अर्थात शुक्रवाहिनी के द्वारा लाए गए शुक्राणुओं को संग्रहित करने के लिए एक जो थैलीनुमा संरचना होती है वो क्या कहलाती है, आपकी शुक्राशय कहलाती। तो आप यूँ लिख लेना कि शुक्रवाहिनियों के द्वारा शुक्राणुओं के संग्रहण करने के लिए एक जो थैलीनुमा संरचना होती है
वह क्या कहलाती है? शुक्राशय कहलाती है। अब अगर इसके आगे बात करें तो शुक्राशय एक तरल पदार्थों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तरल पदार्थ का निर्माण करता है, जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। यानी कि मानव वीर्य बनाने में वो तरल पदार्थ क्या करता है? कार्य करता है। साथ ही इसका दूसरा कार्य होता है कि जो तरल पदार्थ शुक्राणुओं को ऊर्जा तथा गति प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा तथा गति प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा तथा गति प्रदान करते हैं। कौन? जो शुक्राशय में जो तरल पदार्थ था वो। ठीक है। उसके बाद आती है अपनी प्रोटेस्ट ग्रंथि। अगर प्रोटेस्ट ग्रंथि के बारे में बात करें प्रोटेस्ट ग्रंथि है, इसका कार्य भी शुक्राशय की तरह क्या होता है? तरल वीर्य का भाग बनाना है, जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। अर्थात शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में के लिए भी कौन सा एक है? प्रोटेस्ट ग्रंथि। अब अगला आता है अपना मूत्र मार्ग। क्या आता है? मूत्र मार्ग। अब मूत्र मार्ग क्या होता है? यह एक पेशीय नलिका होती है। क्या होती है? पेशीय नलिका होती है, जो मूत्राशय से निकलकर कहाँ जाती है? स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। अर्थात शरीर से यूरिया के उत्सर्जन या आप कह सकते हैं मूत्र के उत्सर्जन के लिए ये कार्य करती। अब अगर आगे के बिंदु के बारे में बात की जाए तो अगला बिंदु है हमारा सिसन। क्या है? सिसन। सिसन के बारे में बात की जाए तो ये क्या होती है? ये एक बेलनाकार अंग होता है। क्या होता है? बेलनाकार अंग होता है, जो वर्षण कोश के बीच लटकता रहता है। किसके बीच? वर्षण कोश के बीच लटकता रहता है। और ये क्या होता है? अत्यधिक महत्व वाला होता है या महत्वपूर्ण अंग होता है। अर्थात अत्यधिक महत्ववर्धक अंग होता है। ये तो हुए थे अपने कौन से जनन अंग? नर जनन अंग। नर जनन अंग के बारे में हमने पढ़ा, प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग। उनके कार्य पढ़ लिए, उनका चित्र पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, और अगला टॉपिक है अपना मादा जनन अंग। कौन सा? मादा जनन अंग। ठीक है। मादा जनन अंग के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें भी दो होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक जनन तंत्र और दूसरा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग, या आप यो कह सकते हैं द्वितीयक जनन तंत्र। अगर प्रथम या प्राथमिक जनन तंत्र के बारे में बात करें हम, प्राथमिक जनन तंत्र के बारे में बात करें तो मादाओं में क्या होता है, या आप कह सकते हैं महिलाओं में क्या होता है कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय। एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जोड़ी अंडाशय। और अंडाशय के दो प्रमुख कार्य होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रमुख कार्य। पहला प्रमुख कार्य है वो आपका होता है मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण करना। मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण करना। और दूसरा क्या होता है आपका? दूसरे अंग के बारे में बात करते हैं, दूसरे कार्य के बारे में करें तो ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर करते हैं। क्या करते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर जो क्या करते हैं? दो हार्मोनों का निर्माण करता है।
दो हार्मोन कौन कौन से है? पहला हार्मोन होता है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इसका क्या कार्य होता है? दो हार्मोन निस्रावित करने का, और हार्मोनों का नाम है, पहले का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और अब दोनों का क्या कार्य है? ये दोनों ही अंडाशय उदर गुहा में वक्रों के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? वक्रों के बीच। और कहाँ होते हैं? नीचे श्रोणि भाग के गर्भाशय में दोनों। तो ये तो होते हैं अपने प्राथमिक जनन तंत्र। अब अगर द्वितीय जनन तंत्र के बारे में बात करें तो इसमें पिछला जो अपन ने पढ़ा था नर जनन तंत्र में जो द्वितीय, तो उसी के अनुसार इसमें भी क्या होते हैं? प्राथमिक अंगों के अलावा जो भी जनन कार्यों में मदद करते हैं, क्या करते हैं? जनन कार्यों में मदद करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? आपके द्वितीयक लैंगिक तंत्र या द्वितीयक लैंगिक अंग। अब अगर द्वितीयक लैंगिक अंग के भाग पहले के बारे में चर्चा करें तो वो है अपना अंडवाहिनी। क्या है? अंडवाहिनी। अब अगर अंडवाहिनी के बारे में बात की जाए तो ये है, होता क्या है? एक लंबा कुंडलित, यानी कि लंबा कुंडलित नलिका एक अंग, यानी कि एक कुंडलित नलिका के आकार का अंग होता है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। अर्थात गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि यह एक लंबा कुंडलित नलिकार अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। अब दूसरी बात, इसका क्या कार्य है? तो ये क्या करते हैं कि अंडवाहिनी की नलियों से जो अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाना होता है। अर्थात इस अंडवाहिनी का कार्य क्या है कि ये जो नलिकाएं हैं वो अंडाणुओं को, किसको? अंडाणुओं को कहाँ से लेती है? अंडाशय से लेकर उसको कहाँ तक पहुंचाना होता है? गर्भाशय तक पहुंचाना होता है। कहाँ तक पहुंचाना होता है? गर्भाशय तक। तो अगर आपको अंडवाहिनियों का कार्य पूछ लिया जाए तो क्या कार्य है कि अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक या गर्भाशय में पहुंचाना किसका कार्य होता है? अंडवाहिनियों का कार्य होता है। चलिए, इसके अगला टॉपिक अपना नाम आया गर्भाशय, तो इसका अगला टॉपिक ले लेते हैं हम गर्भाशय। क्या ले लेते हैं? गर्भाशय। तो आप हेडिंग लगाइए गर्भाशय। हेडिंग लगाइए गर्भाशय। अब अगर हम गर्भाशय की बात करें, इनका क्या कार्य है या गर्भाशय होता क्या है, तो गर्भाशय क्या होता है कि शुक्राणु द्वारा जो निषेचित अंड स्थापित हो, क्या हो? शुक्राणु के द्वारा क्या करना? अंड स्थापित करके और किसका विकास करना? भ्रूण का विकास करना। किसका विकास करना? भ्रूण का विकास करना। अब भ्रूण का विकास करता है तथा माता और भ्रूण के मध्य जो स्थापित कड़ी होती है वो कहलाती है आपका प्लेन्स्टय का रोपण भी गर्भाशय में होता है। यानी कि गर्भाशय में किसका निर्माण होता है? प्लेन्स्टय का भी निर्माण होता है। अर्थात गर्भाशय अपना क्या करता है? शुक्राणुओं के द्वारा जो निषेचित अंड स्थापित कर किसका विकास करना? भ्रूण का विकास करना। अब अगर अगले बिंदु के बारे में बात करें हम, तो अपना द्वितीयक लैंगिक अंग का तीसरा भाग जो आता है वो अपना आता है योनि। क्या आती है? योनि। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या होता है? देखिए, ये मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित, किसके मध्य? मूत्राशय और किसके? मलाशय के। इनके मध्य स्थित करीब 8 से 10, यानी कि इनके बीच में करीब 8 से 10 सेंटीमीटर, कितनी? 8 से 10 सेंटीमीटर एक लंबी क्या होती है? नाल होती है, जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष, किसके रूप में?
स्त्रियों में मैथुन कक्ष के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में? मैथुन कक्ष के रूप में। और इनका जो दूसरा कार्य है वो देखिए क्या होता है, यह क्या है। अगर दूसरे कार्य के बारे में बात की जाए तो ये क्या करती है कि स्त्रियों में जब रजोधर्म चलता है या जब पीरियड का टाइम चलता है तो इसके द्वारा रक्त का स्त्राव होता है, या आप इसको प्रसव मार्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रसव मार्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, यह होते हैं अपने द्वितीयक लैंगिक जनन अंग। क्या होते हैं? द्वितीयक लैंगिक जनन अंग किन में होते हैं? महिलाओं में होते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं मादा जनन तंत्र के द्वितीयक अंग। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के प्रजनन की अवस्थाएं। कौन सी अवस्थाएं? प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो मनुष्य में कितने प्रकार की प्रजनन अवस्था पाई जाती है उसके बारे में देखते हैं। तो प्रजनन अवस्थाओं के बारे में बात की जाए तो 3 प्रजनन अवस्थाएं पाई जाती है। पहली होती है आपकी युग्मक जनन, दूसरी होती है निषेचन, तीसरी होती है विद्वन तथा भ्रूण का रोपण, और जो चौथी होती है वो होती है आपकी प्रसव। क्या होती है? प्रसव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? जो अपना पहला बिंदु है युग्मक जनन। किसके बारे में? युग्मक जनक के बारे में बात करते हैं। अब अगर इस युग्मक जनक के बारे में बात करें कि ये होते क्या है, तो देखिए वर्षण तथा अंडाशय में जो अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, क्या होता है? ये युग्मक मैं लिख देता हूं बोर्ड को क्लियर करके। यानी कि वर्षण तथा अंडाशय में जो अगुणित युग्मकों का गुणित युग्मकों का जो इनका निर्माण होता है, या जो निर्माण की विधि को क्या कहा जाता है? युग्मक जनन। क्या कहा जाता है? युग्मक जनन। यानी कि अंडाशय तथा वर्षण में एक गुणित युग्मकों के निर्माण की जो विधि होती है वो क्या होती है? आपकी युग्मक जनन। क्या होती है? युग्मक जनन। और अगर नर के वर्षण में होने वाली इस क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तथा ये क्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। तथा मादा के अंडाशय में निर्माण होता है, अंडजन कहलाती है। अर्थात आप युग्म जनक को इस प्रकार समझ सकते हैं कि वर्षण तथा अंडाशय में एक गुणित युग्मकों की निर्माण विधि को क्या कहा जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है। नर के वर्षण में होने वाली इस क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शुक्र जनन कहा जाता है। तथा मादा में अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंडजन कहा जाता है। तो ये अपना क्या हुआ? युग्मक जनन। अब अगर अगले बिंदु के बारे में बात करें तो अगला बिंदु है अपना कौन सा? जो आपको बताया था, निषेचन। क्या है? निषेचन। क्या है? निषेचन। अब निषेचन होता क्या ये देखिए कि मादा में जो उपस्थित अंडाणु मैथुन के दौरान नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु के संपर्क में आ जाते हैं। अर्थात
आप यूँ कह सकते हैं कि मादा के अंडाणु तथा नर के शुक्राणु जब मैथुन क्रिया के द्वारा छोड़े जाते हैं तो दोनों क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं। क्या करते हैं, संपर्क में आते हैं। और संपर्क में आने के बाद ये क्या करते हैं, युग्मज का निर्माण करते हैं। किसका, युग्मज का निर्माण। और ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अर्थात मादा में उपस्थित अंडाणु तथा नर में उपस्थित शुक्राणु मैथुन क्रिया के बाद जब संपर्क में आते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। चलिए तीसरे बिंदु के बारे में बात करें हम, इसको शॉर्ट में समझ लेना, यानी कि अंडाणु तथा शुक्राणु का संपर्क। क्या, अंडाणु तथा शुक्राणु का संपर्क। अब अगर अंडाणु तथा जहाँ पर शुक्राणुओं का जहाँ संपर्क होता है और किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, और उस युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। चलिए अगला बिंदु लेते हैं अपन, विध्वन तथा भ्रूण का रोपण। क्या, विध्वन तथा भ्रूण का रोपण। अगर विध्वन तथा भ्रूण के रोपण के बारे में बात की जाए तो जो युग्मनज है वो किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनाता है। क्या बनाता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा एक जो संरचना बनाता है उसको क्या कहा जाता है, कोरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरक। और उसके बाद क्या होता है, कोरक है वो गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूण का रोपण कहलाती है। क्या कहलाती है, भ्रूण का रोपण कहलाती है। और धीरे धीरे प्रोटीन आदि प्राप्त करते हुए ये धीरे धीरे भ्रूण 9 महीने पश्चात क्या बन जाता है, एक बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है। और वे प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रसव। ये हुए अपने मानव में जनन तंत्र, अर्थात नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र। और अगला टॉपिक है अपना तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्त्रावी तंत्र, यानी कि मानव में तंत्रिका तंत्र तथा दूसरे बारे में बात करें हम तो आते हैं अपनी जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ, या आप कह सकते हैं उनको अंतःस्त्रावी तंत्र। तो इसके अंदर हम जो अपने जो लास्ट के 2 टॉपिक है, कौन कौन से लास्ट 2 टॉपिक, अंतःस्त्रावी तंत्र और मानव तंत्रिका तंत्र, इनके बारे में हम कल विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपको बताया था कि आज की कक्षा इस पाठ की अंतिम कक्षा होगी, लेकिन पाठ बड़ा होने के कारण आज इसका ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसलिए जो तंत्रिका तंत्र और जो अंतःस्त्रावी तंत्र है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। चलिए आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपकी जिज्ञासा है, तो आप अवश्य कमेंट कीजिए, आप अवश्य मैसेज कीजिए, लेकिन इनको समझिए ज़रूर। वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, इसको शेयर कीजिए। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।